Hi everyone, I hope you are doing good at your homes and are safe at your homes। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है ये। कि आपको कौन सा सेक्शन अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले करना चाहिए और कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, लाइक हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स इनटू योर एग्ज़ाम्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको अपने एग्ज़ाम्स में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, राइटिंग पैटर्न कैसे रखना है और राइटिंग पैटर्न की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है जिससे आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर आप 10th या 12th में हो और बोर्ड्स देने जा रहे हो, बोर्ड्स देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ज़रूर मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी। सो मेक श्योर टू सी दिस वीडियो टिल द लास्ट। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी, जिसमें आपको पता है एमसीक्यूज़ होते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स, और फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स जो कि थ्योरी। मेरे हिसाब से, जो कि मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है, मैं जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं हमेशा करती हूँ कि सबसे पहले आपको सेक्शन डी से शुरू करना चाहिए, मतलब थ्योरी से शुरू करना चाहिए। बिकॉज़ जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाकर बैठे हुए हो, वहाँ पर आपका माइंड बिल्कुल फ़्रेश होता है। स्टार्टिंग में आपका माइंड बहुत ज़्यादा यूनिकली फ़्रेश होता है। आपने जो जो पढ़ा है आप सब एकदम मस्त से ऐसे घुसे हो कि मतलब सब आता है मुझे। तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले जाकर थ्योरी कर लेनी चाहिए। बिकॉज़ थ्योरी में क्या होता है, लॉन्ग आंसर्स में क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ कंटेंट तो आएगा ही अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, और कोई ना कोई फेमिलियर वर्ड भी आपको उस क्वेश्चन में दिखेगा, जहाँ पर आपका माइंड बोल देता है कि वाह मुझे तो आता है। और स्टार्टिंग में ना कोई बड़ा आंसर लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज़ स्टार्टिंग में आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी क्योंकि आप थके नहीं हुए हो, आपका माइंड फ्रेश होगा, तो आपको ज़्यादा कंटेंट आएगा। और मेरे हिसाब से मैं कभी भी एमसीक्यूज़ से स्टार्टिंग नहीं करती हूँ। बिकॉज़ एमसीक्यूज़ इज़ लाइक वन वर्ड, कि मतलब आपका या तो सही होगा या तो गलत होगा। और एमसीक्यूज़ थॉरली आपके चैप्टर के अंदर में से निकाले जाते हैं, जो कि कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है करने में, तो वहाँ पर बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। मैं तो हमेशा हो जाती थी, इसलिए मैं सबसे पहले जाकर लॉन्ग आंसर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन सबसे पहले देना चाहती हूँ, बिकॉज़ वो ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो इसलिए आप सबसे पहले आपको सेक्शन डी करना चाहिए। और सेक्शन डी में जब आप लॉन्ग आंसर्स करने जाओ तो आपको, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन, आपका आंसर का बॉडी, और उसके बाद कंक्लूजन, और बीच में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम से आपका जो आंसर होता है वो बहुत ज़्यादा समराइज्ड होता है, जिस्टेड फॉर्म में होता है, जो कि टीचर के लिए बहुत इजी होता है चेक करने में। बहुत अच्छा लगता है टीचर को देखकर चेक करना। जैसे कोई भी आपका क्वेश्चन है, उसमें किसी भी क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं आंसर में, तो आपने ऊपर लिखा, उसके बाद ऐसे टाइप्स को ऐसे ऐसे करके फ़्लो चार्ट में मस्त सा बना के लिखा, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो आपको अच्छे मार्क्स गेन कराएगा ही कराएगा। सो आई थिंक दैट इज़ वन पॉइंट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। नहीं भी आ रहा है, कुछ भी फ़्लो चार्ट बना दो भाई, जो तुम लिख रहे हो उसी का फ़्लो चार्ट भी बना दो। फ़्लो चार्ट से बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है आपका आंसर। उसके बाद आपको अपने एक आंसर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हैं, एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करना है कि जो आप लिख रहे हो वो किस तरीके से जस्टिफाइड है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। जब फर्स्ट सेक्शन आपने थ्योरी कर लिया और उसमें इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है ना, तो एग्जामिनर के मन में आपके लिए एक इमेज बन जाती है, जो कि इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बन, तो जिसको भी कंफर्टेबल हो तो वो पहले थ्योरी करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देन नेक्स्ट थिंग, मेरे हिसाब से मैं कभी भी सेक्शन डी, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन ए, ऐसे कभी भी नहीं करती हूँ। अगर मैंने सेक्शन डी से शुरुआत की है तो मैं डी करूँगी, फिर सी करूँगी, फिर बी करूँगी, फिर ए करूँगी। अगर ए से शुरुआत करो तो ए बी सी डी ऐसे करो। बीच में टीचर को कंफ्यूज मत करो बीच में, कि कभी आपने डी करना शुरू कर दिया, फिर अचानक से आप बी करना शुरू कर दे रहे हो, फिर अचानक से कुछ भी। ये टीचर बहुत इरिटेट होता है और आपके नंबर कटने के बहुत चांसेस होते हैं। आपने कोई आंसर सही भी लिखा है, टीचर इतना इरिटेट हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता आपने कौन से आंसर का, कौन से क्वेश्चन का कहाँ लिख दिया, उसके चक्कर में आपके नंबर बहुत जल्दी कटने लगते हैं। सेक्शन डी के बाद जब आप सेक्शन सी करने आते हो तो आपने आधा कंटेंट अपना, जितना भी आपके दिमाग में था, सब कुछ डी में डाल दिया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद आ गया है। अब आपका माइंड वार्म हो चुका है, तो अब जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे या फिर सेक्शन सी करने बैठोगे तो आपको अच्छे से
फार्मूलाज याद आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चैप्टर की जो आप कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हो तो शायद नहीं याद आती, वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद आपके लिए एमसीक्यूज़ ईजी हो जाता है बिकॉज़ आपको अब आपका माइंड वार्म हो चुका है, तो आपको थरीली आपने जो भी पढ़ा होगा वो सब आपको याद आ जाएगा। तो आप एमसीक्यूज़ में कुछ नहीं तो तुक्का तो मार ही लोगे। देन सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं कि कोई उनको क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अरे रिपीट कर लो, तुम कुछ भी लिख दो, तुम जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को रिपीट कर दो। डू नॉट एवर 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 लीव एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन चाहे वो 1 नंबर का या आधे नंबर का भी क्यों ना हो, उसको मत छोड़ो। क्या पता टीचर का ध्यान ना जाए और आपको वो उसमें नंबर दे दें, बट अगर आपने किया ही नहीं है तो फिर कैसे नंबर मिलेगा। मतलब अगर कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और वो 2 नंबर का है और टीचर का ध्यान नहीं गया कि आपने उसमें क्या लिखा है, क्योंकि आपने बाकी सारे आंसर्स अच्छे लिखे, तो 2 नंबर में से कहीं ना कहीं 1 नंबर या आधा नंबर तो आपको दे ही देंगे। बट अगर आपने वो क्वेश्चन किया ही नहीं है तो फिर उसका नंबर तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा और आपकी इमेज भी बहुत गंदी हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चंस तो कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस कर लो तो कहीं ना कहीं आधा एक कितने नंबर तो मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कम लिखो। आई मीन जितना आपको वर्ड लिमिट दिया गया है, जितना आपसे पूछा गया है, प्लीज़ उतना ही लिखो। बहुत सारे बच्चे वेरी शॉर्ट आंसर में इतना ज़्यादा लिख के चले आते हैं कि लॉन्ग तक आते आते उनका कंटेंट ख़त्म हो जाता है और सब कुछ रिपीटेशन फॉर्म में चला जाता है। उन्होंने वेरी शॉर्ट में ही इतनी ज़्यादा डिटेल दे दी है कि लॉन्ग तक आते आते वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, उनका दिमाग भी थक जाता है और टाइम भी लिमिट ख़राब हो जाती है। बिकॉज़ वेरी शॉर्ट का अगर 1 लाइन आंसर है तो उसकी एक लिमिट है, उसका एक टाइम है, आपको वो टाइम यूटिलाइज़ करके लास्ट के लिए निकालना है। तो ओवर लिखने से आपको ओवर नंबर तो नहीं मिल रहे हैं ना, और उल्टा टीचर इरिटेट हो जाएगा कि अरे वेरी शॉर्ट में इतना भर दिया है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। बस मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आपको हमेशा सेक्शन डी से शुरुआत करनी चाहिए, हमेशा थ्योरी से शुरुआत करनी चाहिए। बिकॉज़ थ्योरी लिखते टाइम आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, स्टार्टिंग में आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और वो आपकी थ्योरी को बहुत अच्छे से एनहांस करके लेके आएगा। क्या दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँगी। एंड क्या, बाय, हैव अ गुड टाइम स्टडिंग।